हेलो बच्चों, वेलकम टू द लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑफ क्लास 12th फिजिक्स यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट नंबर 1 ख़त्म होने की खुशी में देखते हैं आज शाम तक गूगल मीट पे मिलेंगे। आप लोगों का हालचाल भी हो जाएगा, कुछ और डाउट्स या कुछ और डिस्कशन होगी वो भी हम कर लेंगे। तो कोशिश करेंगे आज शाम तक गूगल मीट पे हम मिलें। आपको मैं लिंक सेंड कर दूंगा। प्लस प्रणव जी क्लास में नहीं दिखाई दे रहे हैं काफ़ी दिनों से, ना ही उनका होमवर्क आता है और मुझे नहीं लगता कि वो क्लास भी अटेंड कर रहे हैं। तो इस चीज़ पे भी कल बात कर लेंगे कि क्लास अटेंड करनी है या नहीं करनी है, वो भी क्लियरली बता दें। उसी हिसाब से फिर मैं भी अपना यहाँ पे जो टाइम यूटिलाइज़ कर रहा हूँ उसको अपने हिसाब से फिर मैं भी देखूँ कि किस तरह से किया जा सकता है। तो आइए एक नई उमंग के साथ, नई तरंग के साथ शुरू करते हैं नई यूनिट का नया चैप्टर। बच्चों बहुत ही आराम से और बहुत प्यार से समझिएगा। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपको बिल्कुल बेसिक बताने वाला हूँ। लिखेंगे बहुत कम, वर्बली मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बोलूँगा, तो कोशिश कीजिएगा कि जिन चीज़ों को मैं बोलूँ उनको आप अपनी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हों, अपने पास कॉपी पे नोट डाउन कर लें। रीज़न बीइंग कि जब भी आप कभी रिवाइज़ करोगे तो जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उनको ध्यान रखना आसान हो जाता है अगर आपने कहीं अपनी लैंग्वेज में वो नोट किया हो। जैसे अगर मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर सकता हूँ करंट की डेफिनेशन के साथ आपको, क्योंकि करंट की डेफिनेशन ही याद रखनी है जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप कुछ दिनों तक वो याद रखेंगे फिर आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप उसके पीछे का कंसेप्ट समझें कि किस तरह से वो डेफिनेशन बनी होगी, प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ उसको रिलेट करें, तो आपको वो ज़िंदगी भर के लिए याद रहेगा। तो जो चीज़ें मैं यहाँ पे बोलूँगा कोशिश कीजिएगा अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन करें। आपके पास जो भी कॉपी है, इट डजेंट मैटर कि जो भी आप मुझे होमवर्क भेजते हैं उसमें टोटल ही इंग्लिश लिखी हो। अगर आप उसमें कहीं पे अपनी लैंग्वेज में अपनी समझ के लिए कुछ चीज़ें हिंदी में लिखते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जब भी आप रिवाइज़ करेंगे तो आपके लिए वो बहुत कंफर्टेबल रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें बोर्ड पे लिखूँगा। आज वर्बली लेक्चर ज़्यादा होने वाला है। सबसे पहली चीज़, इससे पहले कि हम करंट की डेफिनेशन पे पहुँचें, थोड़ा सा इसको रिलेट करते हैं अपनी डेली लाइफ के साथ। सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगा वो है कि हाउ एनर्जी चेंजेस फॉर्म। तो सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में मैं बात करूँगा दैट इज़ हाउ एनर्जी चेंजेस फॉर्म। देखते हैं एनर्जी कैसे अपनी फॉर्म चेंज करती है। एक यूनिवर्सल लॉ, एक यूनिवर्सल ट्रुथ हमें पता है दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते ना ही इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, हम इसे एक फॉर्म से अलग अलग फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, वो मेथड्स हमें आते हैं। तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं कि एनर्जी कैसे अपनी फॉर्म चेंज करती है। ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक डैम है। डैम हमें पता है काफ़ी हाइट पर बनाए जाते हैं। उस डैम में हमने पानी स्टोर किया, तो जैसे ही उस डैम में हम पानी स्टोर करेंगे उस पानी के पास एक एनर्जी आ जाती है। आप में से कोई गेस कर सकता है उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? तो आंसर बिल्कुल सिंपल है। एक डैम है, किसी हाइट पर है, मान लेते हैं दिस इज़ अ डैम, और इसमें हमने पानी इकट्ठा कर दिया। इस पानी का कुछ अपना मास भी है, किसी हाइट पर है, तो इसके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी? दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। और इसका हमें फॉर्मूला भी आता है पोटेंशियल एनर्जी का, दैट इज़ mgh। m इज़ मास, g इज़ ग्रेविटी एंड h इज़ हाइट। कितनी हाइट पर है वो, जहाँ को हम बेस लेके चल रहे हैं।
तो जैसे ही डैम में पानी हम इकट्ठा कर लेंगे, उस पानी के पास आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी। अब मान लेते हैं इस डैम से हमने निकाल दी एक नहर, दिस इज अ नहर। तो जैसे ही हमने इस डैम से एक नहर निकाली, इस नहर में से पानी फ्लो करेगा, यहाँ से डैम से पानी इस नहर से होते हुए आगे की तरफ फ्लो करेगा। तो जैसे ही पानी इस नहर से गुजरेगा, उसकी कुछ स्पीड होगी, पानी किसी स्पीड से जाएगा। तो जैसे ही पानी के पास स्पीड आ गई, इसका मतलब उसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। रीज़न बीइंग वी नो द फॉर्मूला ½ mv²। अगर किसी चीज़ के पास वेलोसिटी है, उसका कुछ मास है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। ये पानी के पास काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई, दिस पोटेंशियल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो जो हम पढ़ रहे थे दैट हाउ एनर्जी चेंजेस फॉर्म, तो इस तरह से एनर्जी की जो फॉर्म है वो चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी। पहले पानी के पास पोटेंशियल एनर्जी थी, जैसे ही हमने एक ऐसा तरीका निकाला उस एनर्जी को चेंज करने का, हमने एक नहर में से पानी को फ्लो करवा दिया। जैसे ही पानी ने फ्लो करना स्टार्ट किया, उसके पास एनर्जी आ गई, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्रिएट नहीं हुई, दिस पोटेंशियल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, आगे इस नहर में जहाँ से पानी आ रहा था, इसके आगे हमने लगा दी यहाँ पे एक टरबाइन, या आप बोल सकते हो हमने एक आटा चक्की लगा दी। तो जैसे ही पानी इस टरबाइन के ब्लेड के कांटेक्ट में आएगा, जो टरबाइन के ब्लेड हैं वो घूमना स्टार्ट कर देंगे, इसका मतलब कुछ वर्क डन होगा। और कौन सी एनर्जी हम इस चीज़ को बोलते हैं, दैट इज़ मैकेनिकल एनर्जी। जो पानी के पास काइनेटिक एनर्जी थी, वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, दैट इज़ मैकेनिकल एनर्जी। तो देखिए एनर्जी का फॉर्म कैसे कैसे चेंज हुआ। सबसे पहले थी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से चेंज हुई काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी से चेंज हुई इन मैकेनिकल एनर्जी। तो हमने क्रिएट नहीं किया, एनर्जी की फॉर्म को हमने चेंज किया एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अब इसे थोड़ा सा रिलेट कीजिए अपने चार्ज के साथ। चार्ज के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैपेसिटर हमने पढ़ा है। जब हमने कैपेसिटर पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि कैपेसिटर को हम चार्ज कर लेते हैं, तो वो चार्ज आता कहाँ से, वो भी हमने पढ़ा था कि हम एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, एक सोर्स लगाते हैं जहाँ से चार्ज फ्लो करेगा उस कैपेसिटर की तरफ और कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होगा। हमने ये भी पढ़ा है जैसे जैसे कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होगा उसकी कौन सी एनर्जी बढ़ती जाएगी, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने क्या देखा, एक बैटरी थी, लेट दिस इज अ बैटरी, लेट दिस इज अ बैटरी, और इस बैटरी के साथ हमने कनेक्ट कर दिया एक कैपेसिटर और यू कैन से अ कंडक्टर, दिस इज कैपेसिटर। हमें पता है कैपेसिटर क्या करेगा, चार्ज को स्टोर करेगा। तो चार्ज आया कहाँ से, चार्ज किसने दिया, बैटरी ने। यहाँ से चार्ज आएगा और यहाँ पर स्टोर होता जाएगा और इसकी कौन सी एनर्जी बढ़ती जाएगी, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो इस बैटरी ने कुछ वर्क डन किया चार्ज भेजने में, चार्ज को भेजने में कुछ वर्क डन किया। अब ये वर्क डन किया तो इसके पास कुछ एनर्जी होगी, उसी को खर्च करके इसने वर्क डन किया होगा, या बोल सकते हो उस एनर्जी को इसने ट्रांसफ़र किया इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। तो बैटरी के पास कौन सी एनर्जी होती है, दैट इज़ केमिकल एनर्जी। दैट इज़ केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पर एनर्जी का चेंज कैसे हुआ, यहाँ पर केमिकल एनर्जी से एनर्जी चेंज हुई, दैट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। आप ये डायग्राम्स बनाएं, साथ में चाहें तो अपनी लैंग्वेज में लिखें जितना हमने अभी तक बोला है, फिर हम आगे देखते हैं कि किस तरह से हम आगे प्रोसीड करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर हाउस में बन रही है, पर हमें चाहिए कहाँ पे, हमें चाहिए अपने
घरों में किस चीज़ के लिए? बल्ब जलाने के लिए, पंखा चलाने के लिए, वॉशिंग मशीन चलाने के लिए, मोटर चलाने के लिए, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, रेफ्रिजरेटर चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत है। तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फ़्लो करवाएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पानी का फ़्लो करवाते हैं। तो पानी का फ़्लो हमने कैसे करवाया? हमें चाहिए थी एक हाइट पर डैम था, हमें चाहिए थी एक हाइट पर चाहिए था एक स्टोर जो पानी को स्टोर कर सके। उसके बाद हमने उस पानी के स्टोर को कनेक्ट किया। हाइट के बाद एक लो लेवल वाली जगह पर टरबाइन हम कहाँ पर प्लेस करेंगे? लो लेवल वाली जगह पर हम एक ऑपरेटर्स लगा देंगे, एक डिवाइस लगा देंगे जिस डिवाइस को हम चलाना चाहते हैं। तो वैसे ही हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टोर, जहाँ पर डैम के पास क्या थी? यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के स्टोर पे हमारे पास होगी दैट इज़ हाई पोटेंशियल एनर्जी। हाई पोटेंशियल एनर्जी ये कैसे होती है? जैसे हमने कैपेसिटर में पढ़ा, चार्ज को देते जाओगे, चार्ज क्या होता जाता है? कंप्रेस होता जाएगा। जितना ज़्यादा कंप्रेस होता जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो जब भी हम कहीं पर एनर्जी को स्टोर करेंगे, या जैसे हम बात कर रहे हैं पावर हाउस की, पावर हाउस में इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, तो वहाँ पर क्या होता है? द पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ वेरी हाई। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम इस हाई पोटेंशियल एनर्जी वाले इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर को कनेक्ट कर देंगे किसके साथ? दैट इज़ लो पोटेंशियल एनर्जी वाली चीज़ के साथ। तो हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी का या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फ्लो कैसे होता है? दैट इज़ फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। सेम हेयर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल एनर्जी टू लो पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी will flow from high potential energy to low potential energy। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने बोला फ्लो करेगी, किस फॉर्म में फ्लो करेगी? एनर्जी किस फॉर्म में फ्लो करेगी? अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फ्लो हुआ, किस फॉर्म में फ्लो हुआ? पानी की फॉर्म में, पानी के पार्टिकल्स की फॉर्म में। सेम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फ्लो होगा किस फॉर्म में? चार्ज की फॉर्म में। क्या फ्लो करेगा? दैट इज चार्ज। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करवाने का मतलब क्या फ्लो करेगा? दैट इज चार्ज फ्लो करेगा। तो यहाँ पर पानी की धारा नीचे आई, पानी की धारा फ्लो की, पानी की धारा का फ्लो हुआ इस केस में, और धारा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दैट इज करंट। यहीं से डेफिनेशन बनी करंट की। पानी की धारा का फ्लो हुआ, धारा का मतलब करंट, पानी का करंट फ्लो हुआ, पानी का करंट फ्लो हुआ। सेम जब हम चार्ज की बात करेंगे तो क्या हुआ? चार्ज की धारा का फ्लो हुआ, चार्ज की धारा का फ्लो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करने का मतलब क्या फ्लो हुआ? चार्ज की धारा फ्लो हुई, चार्ज की धारा का मतलब दैट इज करंट। यहीं से डेफिनेशन बनती है करंट की। आई होप आप यहाँ तक पहुँचे होंगे कि करंट क्या है, किस तरह से हम चार्ज की धारा या करंट की डेफिनेशन तक हम पहुँचे हैं। अब हम डिफाइन करेंगे करंट। तो आप पहले इतना नोट डाउन कर लें। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। हमने बिल्कुल बेसिक से समझा कि हम, और इसे बिल्कुल रिलेट कीजिएगा। ये जो हमने पानी वाला एग्जांपल देखा है, डैम, नहर, टरबाइन वाला एग्जांपल देखा है, बिल्कुल इसी के साथ रिलेट कीजिएगा। आपको करंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि करंट है क्या, करंट कैसे, करंट क्या है। करंट इज़
चार्ज का फ्लो करना, चार्ज की एक धारा, चार्ज का फ्लो करना ही क्या कहलाता है? करंट। तो करंट कोई अलग से नई चीज़ नहीं है, चार्ज कहीं पे फ्लो करेगा तो हम उसको नाम दे देते हैं करंट। तो करंट की डेफिनेशन पे आए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। कभी भी जब भी आपको किसी को पढ़ाना हो तो समझाना बहुत आसान हो जाएगा करंट क्या है। तो मैं ये इरेज करके अब आते हैं अपनी डेफिनेशन पे। व्हाट इज़ करंट? इलेक्ट्रिक करंट। हम फिजिक्स की लैंग्वेज में डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। बहुत अच्छे से आपको समझाया है, बहुत आराम से समझाया है, कोई हड़बड़ाहट नहीं थी, कोई जल्दबाजी नहीं है। यूनिट 1 ख़त्म हुई है, बहुत खुशी है। 25 लेक्चर लगाए हमने यूनिट 1 कंप्लीट करने के लिए, वो भी लास्ट में थोड़ी भागा दौड़ी ज़्यादा हुई। सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट? अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और, पानी को जब हमने डैम से फ्लो करवाया टरबाइन की तरफ तो हमने एक चैनल क्रिएट किया, उस चैनल को हमने नाम दिया नहर। और आप बोल सकते हो कि पानी को हम किस में फ़्लो करवाएंगे, या तो आप नहर के थ्रू फ्लो करवाएं या हम पाइप्स के थ्रू फ्लो करवाएंगे। पानी को हम ऐसे ही फ्लो करवाते हैं। सेम जब मैं बात करता हूँ चार्ज की, या इनडायरेक्टली मैं बोलूँ करंट की, करंट क्या था? चार्ज का फ्लो करना। तो चार्ज को अगर हमें फ़्लो करवाना है तो किस में से फ़्लो करवाएंगे? दैट इज़ वायर्स। हम क्या लेंगे? वायर्स लेंगे। तो मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ करने वाला हूँ वायर्स, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ बता दी। पानी को फ़्लो करवाया पाइप से या नहर से होके, चार्ज को फ़्लो करवाएंगे हम। एक मीडियम तो चाहिए किसके थ्रू फ्लो करवाना है, तो वो मीडियम होगा दैट इज़ वायर्स। ओके, सो द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़, इलेक्ट्रिक करंट इज़ द rate of change of electric charge इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मान लेते हैं हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ वायर। एक वायर में से रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसे समझिए, इसका मतलब क्या है। मान लेते हैं दिस इज अ वायर ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन। मान लेते हैं इस डायरेक्शन में चार्ज का फ्लो हो रहा है। हमने एक वायर ली और चार्ज का फ्लो कुछ ऐसे हो रहा है। हमने एक आदमी को यहाँ पर खड़ा कर दिया, यहाँ पर हमने एक आदमी को घड़ी लेके यहाँ पे खड़ा कर दिया और उसे बोला कि भाई तू गिनेगा 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ चार्जेस इस सेक्शन में से पास हो रहे हैं। तो उस आदमी ने 1 सेकंड में ये नोट कर लिया कि कितने चार्ज यहाँ से फ्लो हुए। दिस इज़ कॉल्ड करंट। तो हमने क्या बोला? कितने टाइम में कितने नंबर ऑफ चार्जेस किसी वायर में से फ्लो हुए, पास किए, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? दैट इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ वायर। इफ Q amount of charge flows for a time t, मान लेते हैं किसी टाइम t में कितना चार्ज फ्लो किया, दैट इज Q, देन इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय, ध्यान दीजिएगा कैपिटल I से हम डिनोट करते हैं। देन इलेक्ट्रिक करंट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है टाइम के साथ उसका कितना चेंज हो रहा है। तो हमने वही बोला कि एक आदमी को घड़ी लेकर खड़ा कर दिया, उस आदमी ने देखा 1 सेकंड में कितने चार्ज फ्लो किए। तो यहाँ पे
अगर किसी टी टाइम में क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज किसी सेक्शन में से, किसी वायर के सेक्शन में से पास किए हुए होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और इफ dq amount of charge flows for a small time dt, then अगर dq अमाउंट ऑफ चार्ज किसी छोटे से टाइम dt के लिए फ्लो किया होगा तो I विल बी इक्वल टू dq अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। इसी तरह से लिखते हैं हम dq अपॉन dt। यहाँ से मैं एक चीज़ और लिख सकता हूँ, हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ा था q किसके इक्वल होता है, q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई। जिसको ध्यान नहीं है, यूनिट नंबर 1 के स्टार्टिंग के जो हमने चैप्टर्स पढ़े थे जहाँ हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, वहाँ हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वहाँ पे हमने ये चीज़ देखी थी q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ q की जगह पर एन ई अपॉन टी। तो हो सकता है आपको कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा हुआ मिले, तो ध्यान रखिएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कितना चार्ज कितने टाइम के लिए किसी वायर या किसी सेक्शन में से पास कर रहा है। प्लीज़ नोट डाउन करें ये डेफिनेशन। इसकी यूनिट भी देख लेते हैं साथ में। व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? सो द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज क्या है? एम्पियर। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिकल फील्ड में काफ़ी काम किया है, उनके ऑनर में करंट की यूनिट का नाम रखा गया है एम्पियर। एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे? करंट की यूनिट है एम्पियर, सो 1 एम्पियर किसके इक्वल होगा? और इसे हम लिखते हैं कैपिटल ए से, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, अगर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो करे 1 सेकंड में तो उसको हम बोलते हैं 1 एम्पियर। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज 1 एम्पियर करंट? 1 एम्पियर करंट इज दैट करंट व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज फॉर 1 सेकंड। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द amount of current when 1 coulomb of charge flows in 1 second। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? दैट 1 एम्पियर इज इक्वल टू कूलम्ब पर सेकंड, कूलम्ब पर सेकंड। सो सी इज़ फॉर कूलम्ब नॉट सेंटीमीटर, यहीं से सेंटीमीटर मत समझिएगा, दिस इज़ फॉर कूलम्ब। तो ये डेफिनेशन है करंट की। करंट के बारे में एक चीज़ और, जैसे हमने बर्नौलीज थ्योरम या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्लास 11th में पढ़ा था कि जितने अमाउंट ऑफ, कुछ ऐसा पढ़ा था ना हमने, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, हमने कुछ ऐसा पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज थ्योरम में कि जितने अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ से एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा। रीज़न, बीच में कोई सोर्स या सिंक नहीं है जहाँ पे वो पानी का लॉस हो या पानी की क्वांटिटी बढ़ जाए। तो जितना पानी यहाँ से एंटर करेगा उतना ही पानी यहाँ से लीव करेगा। सेम इज़ ट्रू फॉर करंट। करंट के लिए भी ये चीज़ ट्रू है। जितने अमाउंट ऑफ चार्जेस एक सेक्शन में से एंटर करेंगे उतने ही नंबर ऑफ चार्जेस उस सेक्शन के
एग्ज़िट में से एग्ज़िट भी होने चाहिए। अगर ये हमारे पास कोई वायर है, इफ़ दिस इज़ अ वायर, और इसमें से अगर Q अमाउंट ऑफ चार्ज एंटर हुआ है तो Q अमाउंट ऑफ चार्ज ही लीव भी करेगा। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज थ्योरम वाला कंसेप्ट यहाँ पर भी ट्रू रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसे भी अपने की पॉइंट में ऐड ऑन कर लें, दैट इफ़ Q अमाउंट ऑफ चार्ज enters any section then at exit it should be same, that is Q, provided or until कब तक there is नो सोर्स और सिंक इन बिटवीन, जब तक बीच में कोई सोर्स या सिंक नहीं है तब तक अगर Q अमाउंट ऑफ चार्ज एंटर हुआ है तो Q अमाउंट ऑफ चार्ज ही लीव भी करेगा। ये डायग्राम बना के साथ में ये की पॉइंट ज़रूर ऐड करें, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी आगे हम सर्किट पढ़ेंगे वहाँ पर हम देखेंगे कि चार्ज का फ्लो करना मतलब करंट का फ्लो होना, दैट इज़ करंट। तो अगर मैं बोलूँ 1 एम्पियर ऑफ करंट एंटर हुआ होगा तो लीव भी कितना करेगा, दैट इज़ 1 एम्पियर। तो ये चीज़ काम आएगी अभी आगे जब हम बहुत सारी ब्रांचेज नेटवर्क पढ़ेंगे, वहाँ पर ये चीज़ बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो अभी आपको की पॉइंट बता दिया, इसे आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब आते हैं कि करंट वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। ये मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा स्पेस क्रिएट हो जाए। अब बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि करंट वेक्टर है या स्केलर है। हम तो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं करंट की, कि करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हुआ, तो ऐसे तो हमें बोलना चाहिए कि करंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने क्या किया, हमने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया इस चीज़ के लिए। करंट वेक्टर और स्केलर, क्वेश्चन मार्क, तो इसका आंसर क्या होगा। मान लेते हैं ये कोई वायर का एक सेक्शन है, एक सेक्शन वायर का कुछ ऐसे है। मान लेते हैं यहाँ से मान लेते हैं 10 एम्पियर करंट वायर के इस सेक्शन में से आया और यहाँ पर जंक्शन है, दिस इज जंक्शन, और यहाँ से कुछ ऐसे आगे को वायर है और यहाँ से करंट आया, मान लेते हैं 5 एम्पियर। एक करंट यहाँ से इस जंक्शन पर आया, एक करंट यहाँ से इस जंक्शन पर आया। इस जंक्शन पे मिलने के बाद करंट के लिए एक ही रास्ता है फ्लो करने के लिए, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो अब बताइए कि इस डायरेक्शन में जो करंट फ्लो करेगा वो 5 एम्पियर होगा और 15 एम्पियर होगा। 5 एम्पियर कैसे लिखा, एक करंट की डायरेक्शन ऐसे, दूसरे करंट की डायरेक्शन ऐसे। अगर हम वेक्टर लॉ को फॉलो करें तो क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट है, 10 - 5 दैट इज़ 5 एम्पियर। और अगर हम डायरेक्शन हमारे लिए मैटर ना करे, हम डायरेक्शन को कंसिडर ना करें, तो 10 एम्पियर करंट यहाँ से आया, 5 यहाँ से आया, टोटल कितना हो जाएगा, 15 एम्पियर। यही दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया कि वेक्टर है कि स्केलर है, कैसे देखें, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो दोनों है, 5 भी हो सकता है और 15 एम्पियर भी हो सकता है। हमने क्या किया, यहाँ पर एक ऑपरेटर्स लगा दिया, एम्पियर मीटर लगा दिया। वो क्या करेगा, वो मेज़र करेगा कि इस वायर में से कितना करंट फ्लो करेगा। अगर फिर हमने क्या किया, यहाँ पर एक लगा दिया हमने ऑपरेटर्स, दैट इज़ करंट मीटर, या आप बोल सकते हो एम्पियर मीटर। ये एम्पियर मीटर क्या करेगा, ये मेज़र करेगा कितने अमाउंट ऑफ करंट इस वायर में से फ्लो करेगा। तो हमने क्या देखा, इस वायर में से
करंट फ्लो किया दैट इज़ 15 एम्पियर। तो 15 एम्पियर आंसर कैसे आया था? जब हमारे लिए डायरेक्शन मैटर नहीं की थी। डायरेक्शन हमने कब कंसीडर की थी? जब आंसर क्या आया था? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर आंसर कैसे आया था? हमने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को यहाँ पे कंसीडर किया था। वेक्टर लॉ यही तो बोलता है कि जब भी आप ऐड करें दो वेक्टर्स को तो आप डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे, और डायरेक्शन अपोजिट है तो साइन अपोजिट आएंगे। सेम 15 कैसे आया था? जब हमारे लिए डायरेक्शन मैटर नहीं की थी, हमने सिंपल ऐड किया, जैसे हम सिंपल ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्केलर एडिशन ऑफ वेक्टर। तो हमें क्या पता चला? दैट करंट इज स्केलर क्वांटिटी। आपको कोई भी उलझा देगा कि करंट हैज़ डायरेक्शन, देखो यहाँ पे हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं करंट की एरो से, करंट हैज़ डायरेक्शन, देन व्हाई करंट इज स्केलर क्वांटिटी, ये आपसे पूछा जा सकता है। यट करंट हैज़ डायरेक्शन, स्टिल इट इज स्केलर क्वांटिटी। रीजन क्या दोगे? बिकॉज इट फॉलोज स्केलर लॉज ऑफ एडिशन। और स्केलर लॉज ऑफ एडिशन क्या बोलते हैं? हमारे लिए डायरेक्शन मैटर नहीं करती, सिंपल ऐड करें जैसे हम करते हैं 10 + 5 15, 5 + 5 10, सिंपल एडिशन वाला मेथड जो है। और आप साथ में लिख लीजिएगा, इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। तो ये रीज़न है कि करंट कैसी क्वांटिटी है? दैट इज स्केलर क्वांटिटी। प्लीज़ नोट डाउन करें ये भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ करंट फ्लोज। आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा, पर ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओन कंसेप्ट्स। करंट फ्लो कैसे करता है, बहुत ध्यान से इसे समझें। एक सिंपल सा केस लें, दैट केस इज़ अंबुजा सीमेंट दारला में जो फैक्ट्री है वो आप सबने देखी होगी। वहाँ पे क्या है, बहुत दूर से कन्वेयर बेल्ट से सामान आता है फैक्ट्री तक, कुछ ऐसी कन्वेयर लगी होती है। दिस इज़ अ मोटर जो कन्वेयर को घुमाएगी, रोलर सपोर्ट लगी होती है। यहाँ पर कुछ बकेट्स बनी होती हैं जहाँ से मटेरियल आता है और यहाँ पर आकर मटेरियल नीचे गिरता है। दिस इज़ बेल्ट। ये बेल्ट ऐसे जाती है और ऐसे वापस आ जाती है, ऐसे जाती है और ऐसे वापस आ जाती है। सामान यहाँ से आता है, यहाँ से लोड किया जाता है और सामान यहाँ पे नीचे गिर जाता है। ऐसा ही हमारा जो एस्केलेटर लगे होते हैं मॉल्स में आपने देखे होंगे, वहाँ पर भी ऐसा ही मैकेनिज़्म होता है, ऐसा ही मैकेनिज़्म होता है। आप इसे थोड़ा सा घुमा दें, ऐसे एस्केलेटर ऊपर जाता है और ऐसे नीचे आ जाता है। ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये हमें दिखाई नहीं देता, जब हम ऊपर को जाते हैं तो ये पोर्शन हमारे लिए विजिबल होता है। सेम जो लिफ्ट लगी होती हैं वहाँ पर भी सेम मैकेनिज़्म, रोप पुली वाला यही मैकेनिज़्म लगा होता है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ये जो बेल्ट के दो पोर्शन हैं, एक ये ऊपर वाला सिरा और एक ये नीचे वाला सिरा। मटेरियल को लेके जाता है ये बेल्ट का ऊपर वाला सिरा, नीचे वाला जो पोर्शन है बेल्ट का ये मटेरियल को लेके नहीं जाता, पर ये घूम के ऐसे वापस आता है। ये मोटर इसे ऐसे घुमाती रहती है। अगर मैं बेल्ट के इस पोर्शन को काट दूं, क्योंकि इसका तो कोई काम नहीं है, मटेरियल को नहीं लेके जा रहा है, तो क्या ये जो हमारे पास कन्वेयर बेल्ट का पूरा एक मैकेनिज़्म बना है, क्या ये प्रॉपर काम करेगा? नहीं करेगा। अगर मैं इसे बीच से तोड़ देता हूँ तो ये काम नहीं करेगा। यानी
अगर हमारे पास बेल्ट का ये ऊपर वाला सिरा इम्पोर्टेंट है तो हमारे लिए ये नीचे वाला सिरा भी इम्पोर्टेंट है। इसको समझाने का मीनिंग क्या था, जब भी घरों में आपने देखा होगा जो पावर हाउस से या ट्रांसफार्मर से वायर्स हमारे घर को आती हैं, वो वायर एक नहीं होती, वो दो होती हैं। सेम ऐसे ही जैसे यहाँ पे बेल्ट एक नहीं थी, एक नीचे वाला पोर्शन भी था। एक लेके जाती है, एक वापिस आती है, एक सामान लेके जाती है, एक वापिस आती है। वैसे ही जो वायर्स होती हैं, वायर हम क्यों लगाते हैं? चार्ज को कैरी करने के लिए। हमने बोला था इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम फ्लो करवाएंगे वायर्स के थ्रू, तो उन वायर के थ्रू चार्ज फ्लो हो रहा है। वो चार्ज फ्लो होगा, यहाँ पे आप ऐसे समझें, ऐसी दो तारें आती हैं ट्रांसफार्मर से हमारे घर तक। यहाँ पे कोई ट्रांसफार्मर लगा है, यहाँ पर हमारे घर का मीटर लगा है। ऐसी दो वायर्स आती हैं, एक या कलर नहीं भी होगा तो आप ध्यान रखिएगा कलर कोड। एक होती है रेड कलर की, एक होती है ब्लैक कलर की। रेड कलर में से चार्ज आता है और ब्लैक वायर में से चार्ज वापस जाता है। तो जैसे यहाँ पर था बिल्कुल वैसा ही दो वायर क्यों आती हैं ट्रांसफार्मर में से? एक में से चार्ज आएगा, एक में से चार्ज जाएगा। अब आप बोलेंगे इसकी क्या ज़रूरत है? तो अगर मैं इसको काट देता तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा ना। बिल्कुल ऐसा ही हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी होता है। एक में से चार्ज जाएगा, एक में से चार्ज वापस आता है, इसीलिए वहाँ पे दो तारें यूज़ की जाती हैं। तो कभी भी जब आप ट्रांसफार्मर से जो आपके घर के लिए तारें आती हैं उनको देखेंगे तो आपको दो तारें ऐसी देखने को मिलेंगी, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल वायर। दिस वन इज़ कॉल्ड, जिसको मैं ब्लैक कलर का नाम दे रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रल वायर। इस वायर का काम क्या है? चार्ज को वापस लेके आना ट्रांसफार्मर तक, तो अगर जैसे हमने इस सिस्टम में देखा, इस सिस्टम में हमारे लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी थी। जो ये सिस्टम था, यहाँ पे एक मोटर जो इस बेल्ट को चलाएगी, या मैं बोलूँ डायनेमो, और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थी बेल्ट और कंटिन्यूअस सिस्टम का मतलब बिना टूटा फूटा। अगर मैं तोड़ देता तो ये कन्वेयर बेल्ट काम नहीं करेगी। अगर इस ब्लैक वायर नहीं होगी तो हमारा जो सिस्टम है ये काम नहीं करेगा। यहाँ से समझें, बिल्कुल इस एग्जांपल के साथ कंपेयर करें इसको, तो आपको ध्यान रहेगा कि हम दो तारे क्यों यूज़ करते हैं। तो फॉर इलेक्ट्रिकल सिस्टम हमें क्या क्या चाहिए? कंपल्सरी चीज़ें। फॉर इलेक्ट्रिकल सिस्टम कंपल्सरी आइटम्स क्या क्या हैं? नंबर 1, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर हाउस और ट्रांसफार्मर। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरी चीज़ हमें चाहिए, विजिबल है आपको या थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट किया जाए? आई होप अब आपको विजिबल होगा। दूसरा चाहिए हमें कॉन्टीन्यूअस पाथ का मतलब ये दोनों तारें बीच में कोई टूटी फूटी ना हो, या ऐसा ना हो कि एक ही वायर लगी है। तीसरा हमें चाहिए कॉन्टीन्यूअस पाथ। तीसरा हमें चाहिए सर्किट कंपोनेंट। सर्किट कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है? स्विच हो सकता है, और स्विच के अलावा कोई लोड हो सकता है, लोड जैसे बल्ब। इसको थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। थोड़ा सा मुझे स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, जो चीज़ें मैंने बोली उनको यहाँ समझें। ये हमने बोला वायर नंबर 1, दिस इज़ वायर नंबर 2। हमने बोला दो तारें होती हैं, वो दो तारें मैंने यहाँ पे दिखाई। दिस इज़ वायर नंबर 1, दिस इज़ वायर नंबर 2। एक में से चार्ज जाएगा,
एक में से चार्ज आएगा, कैरी चार्ज। वायर 2 क्या करेगी, टेक बैक चार्ज, चार्ज को वापस लाएगी। ये होगा हमारे पास सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये होगा हमारे पास यहाँ पे कोई लोड जैसे बल्ब हो सकता है जिसको हमें जलाना है, फैन हो सकता है जिसको हमें घुमाना है। तो चार्ज क्या करेगा, चार्ज सोर्स में से इस बल्ब को जलाएगा, इस फैन को चलाएगा और वापस इस रास्ते से होता हुआ अपने जहाँ से निकला था वहीं वापस आ जाता है। तो अगर मैं चाहूँ कि मुझे इस बल्ब को बंद करना है या इस फैन को ऑफ करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं। जैसे ही मैं स्विच को ऑफ करूँगा, जैसे ही स्विच को ऑफ करूँगा, चार्ज का फ्लो जो कॉन्टिन्यूअस पाथ बना था वो टूट जाएगा। सेम वही मैंने यहाँ पे इसको तोड़ दिया, अगर तोड़ देंगे तो ये काम नहीं करेगा, बंद हो जाएगा। सेम स्विच लगाने का मतलब क्या है, हमने इसे यहाँ से तोड़ दिया, हमने इसे स्विच से ऑफ कर दिया, कंटिन्यूअस पाथ को तोड़ दिया। हमें क्या चाहिए, हमने यहाँ पे लिखा कॉन्टिन्यूअस पाथ। कॉन्टिन्यूअस पाथ टूट गया तो फैन नहीं चलेगा, बल्ब नहीं जलेगा, हमारा फैन बंद हो जाएगा, बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो हमने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कॉन्टिन्यूअस पाथ एंड सर्किट कंपोनेंट। सर्किट कंपोनेंट में हमारे पास हो सकता है स्विच या कोई अदर लोड। अब 2 चीज़ें और हमारे पास 2 टर्म्स आती हैं, दैट इज़ सर्किट ओपन, सर्किट क्लोज। क्या होता है, हम बार बार ये वर्ड यूज़ करेंगे तो इनको भी समझ लें। आज बिल्कुल बेसिक के साथ हम चले हैं, इसको नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज करके पीछे जाके अगर आपने नोट डाउन नहीं किया होगा। हम 2 टर्म यूज़ करेंगे, वन इज़ सर्किट ओपन एंड सेकेंड वन हम यूज़ करेंगे दैट इज़ सर्किट क्लोज। सर्किट ओपन का मतलब चार्ज विल नॉट फ्लो थ्रू इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया था, आपको अभी भी हल्का हल्का दिख रहा होगा ये डायग्राम। दिस कंप्लीट सेटअप इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। दिस होल सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या क्या था, एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नेक्स्ट था वायर्स, 2 वायर्स जो चार्ज को कैरी करके लेके जाएंगी, एक चार्ज को वापस लेके आएगी, लोड की जगह बल्ब, फैन कुछ भी हो सकता है, और कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जैसे स्विच, कैपेसिटर, आप डायोड लगा दो, कुछ और चीज़ें लगा दो, वो सारे आ जाएंगे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। तो इन सारी चीज़ों को मिला के, साथ में कंटिन्यूअस पाथ चाहिए था, इन सारी चीज़ों को मिला के हम नाम देते हैं एक, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो चार्ज विल नॉट फ्लो थ्रू इलेक्ट्रिकल सर्किट, जब सर्किट क्या होगा, ओपन। तो कभी भी मैं बोलूँ सर्किट ओपन है, इसका मतलब चार्ज विल नॉट फ्लो, दैट इज चार्ज विल नॉट फ्लो मतलब करंट विल नॉट फ्लो। इसका मतलब स्विच ऑन है या स्विच ऑफ है, स्विच ऑन होगा तो चार्ज तो फ्लो करेगा, स्विच ऑफ कर दिया तो हमारा सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया, टूट गया वहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होगा, स्विच कैसा है, ऑफ कंडीशन में। तो फिजिक्स में ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम पढ़ेंगे तो हम बार बार यूज़ करेंगे वर्ड दैट इज़ सर्किट ओपन। सर्किट ओपन का मतलब चार्ज विल नॉट फ्लो, और यू कैन से करंट विल नॉट फ्लो, और यू कैन से स्विच इज़ ऑफ। इसका अपोजिट सर्किट क्लोज, चार्ज विल फ्लो किस में से, थ्रू इलेक्ट्रिकल सर्किट।
और आप बोल सकते हो करंट विल फ्लो, और आप बोल सकते हो स्विच ऑन होगा। तो ये सारी टर्म्स हम बार बार यूज़ करेंगे। और मुझे ज़रा चेक करने दीजिए लेक्चर कितना लंबा हो चुका है, उस हिसाब से हम आगे प्रोसीड करेंगे। 45 मिनट का लेक्चर हो चुका है, तो इससे लेंथी नहीं करते हैं। हमें कोई रश नहीं है कि हमें कोई भागना है। इस यूनिट में 2 ही चैप्टर हैं, हम बहुत आराम से बहुत प्यार से समझेंगे, क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ से भी चीज़ें रिलेटेड हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जितना हमने पढ़ा इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा। अगले लेक्चर में हम इसका एक स्टेप और आगे चलते हुए कुछ नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो अपना ध्यान रखें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।